स्वागत है आप सभी का मेरे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है उसके अगले वीडियो में। तो बच्चों, आपका जो अब 12 अध्याय है, यहाँ से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैंने इसके पहले 7 भाग दे दिए, 8वां भाग है ये और हमारा ये अंतिम भाग होगा। तो देखना, इसमें विद्युत में आपको ऑब्जेक्टिव देख लेना है कौन सा संबंध ओम का नियम है। तो ओम का नियम होता है V=RI, ये वाला सा वाला लगा लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा। व्यहवांतर किस चीज़ में नापा जाता है? तो ये नापा जाता है वोल्ट मीटर में। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद घरों में सभी उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ये कैसे? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। देखें, अब आपको याद करना है, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है? विविध विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने को क्या है? विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत स्रोत के विभिन्न घटकों से, विभिन्न घटक मतलब कई प्रकार की वायरिंग होती है ना, उससे जो होकर के विद्युत धारा बहती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक क्या है? विद्युत स्रोत, जहां से करंट निकलता है, बैटरी या सेल। फिर चालक, मतलब कि जो चालन करता है, चालक तार वगैरह। प्रतिरोध, स्वच्छ या कुंजी, या फिर दूसरे अनेक उपकरण या इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा बतानी है आपको। तो क्या है? एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, याद कर लीजिएगा। फिर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है बच्चों उसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा उसके पदार्थ पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू R, समानुपाती होता है L, या फिर R समानुपाती 1/A, R समानुपाती रो 1/A, जहाँ P जो है चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। फिर छठवें का आ वाला देख लीजिएगा, ये प्रश्न बैंक से मैं बता रहा हूँ। आ वाला देख लीजिएगा, सा वाला देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों के इतने ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका अध्याय 12 जो विद्युत था वो फिनिश हो गया। इसके अलावा परीक्षा दिन के कुछ देख लीजिए। तो देख ले, परीक्षा अध्ययन में देखें, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक। याद रखिएगा, प्योर वाटर में करंट सप्लाई नहीं होता बच्चों, याद कर लीजिएगा। शुद्ध जल विद्युत का हमेशा कुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें, जैसे ये प्रश्न 15 विद्युत आवेश का मात्रक आपको बताना है, तो इसका आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखें, यहाँ पे भी 6वें 7वें में भी यही पूछेगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, प्रश्नोत्तर देख लें। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा। तो क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश पॉजिटिव करंट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा की परिभाषा कर लीजिएगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है, और ये लिख देना, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। फिर विभवांतर की परिभाषा लिख लीजिएगा। विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर V बराबर इतना इतना होता है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की तीव्रता के एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात विभवांतर बटे विद्युत धारा। अरे ये क्या है की परिभाषा दे रहे हैं बच्चों? ये ओम का नियम नहीं, ओम का नियम मैं बता रहा आपको। देखें बच्चों, ये है ओम का नियम जो आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, बेस्ट परिभाषा है बच्चों, याद रखना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। अब ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे R लग जाएगा, V बराबर हो जाएगा RI, जहाँ R क्या है? चालक का प्रतिरोध है, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये ओम का नियम है बच्चों, बहुत अच्छे से याद कर लो इसको ही पढ़ लेना और इसको ही लिख देना। बहुत साधारण और सिंपल नियम है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों विद्युत प्रतिरोध कर देख लेना। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। एक और प्रश्न है आपके लिए
कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव इसको आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक ये प्रश्न, विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ के इस अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि कोई और यहाँ पे प्रश्न तो बन नहीं रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा विद्युत वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बच्चों इसके बाद बारी आती है अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण, चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या होता है ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है? बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती, पहला। ठीक है, ये बंद वक्र के रूप में होती है, दूसरा पॉइंट आप कर लेना। तीसरा है क्या है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्या? चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। देखो पहला आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, तीसरा ये लिख देना। चौथा है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, फिर ये लिख देना अगला पॉइंट, ये होगा चौथा पॉइंट। ये हो गया पांचवा पॉइंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। फिर इसके बाद एक प्रश्न और है, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है, इसके कारण ये हो जाती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि जो ये संभव नहीं है, अतः क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल सिंपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत धारावाही चालक के, ये है दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या है? जब हम दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये लिख लीजिएगा आप लोग और इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ये पूरा दिया हुआ है उत्तर यहाँ पे आप लोगों के सामने। अब परीक्षा दिन के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखें बच्चों, इसमें जो है ये प्रश्न, जैसे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। परिनालिका क्या होती है ये देख लीजिएगा परीक्षा अध्ययन में। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र देख लीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए, हो सकता पूछ लें तो आप इसको बनना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण तो हमने आपको बता ही दिए, और यहाँ पे भी आप देख लें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो आप इसको देख लें, ये पढ़ लीजिएगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे 14 अध्याय की, जो है ऊर्जा का स्रोत। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको आप लोगों को जरूर लेना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इतना बस लिख देना, क्या कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। फिर इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, मतलब इसका महत्व बताना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को। फिर महासागरों से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसको देख लीजिएगा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा टाइम कम है और यहाँ पर शोर शराबा बहुत हो रहा है, यहाँ रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहा है महाशिवरात्रि का, तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको जल्दी नहीं बता सकता। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं बेटा? आदर्श ईंधन वो होता है, या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, जिसका कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ज्वलनताप उच्च होना चाहिए, मतलब कि मध्यम ज्वलनताप होना चाहिए। फिर आसानी से उपलब्ध हो, दहन के बाद, जलने के बाद गैस और धुआं ना निकले, और ठोस अवशेष जैसे राख वगैरह ना छोड़ता हो, और सस्ता हो, और इसका रख रखाव आसान हो। ये तैयार कर लीजिएगा। आदर्श ईंधन आ जाएगा या तो उत्तम ईंधन आ जाएगा, तो इसको आपको यही प्रश्नों को लिख देना है। अब जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ क्या होती है बेटा? जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे कोयला को जलाने से या पेट्रोल के जलने से क्या नुकसान है? तो देखो पहली चीज़ तो है कि जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार है पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। फिर इनके जलाए जाने पर प्रदूषण फैलता है, फिर इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ये 3 पॉइंट होगा, इनको आप कर लीजिएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? ये पृथ्वी के अंदर मिलती है, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघली हुई चट्टानें भूगर्भीय हलचली के कारण केंद्रीय भाग से सतह की ओर विस्थापित हो जाती है तथा गर्म क्षेत्रों का निर्माण करती है। ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे आप इतना देख सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप क्षेत्रों से संबंध ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यदि कुछ ना याद आए तो इतना लिख के आप फिनिश कर सकते हो। तो अध्याय 14 में आपको इतना ही पढ़ना है। कुछ परीक्षा अध्ययन से देख ले रहे हैं, जैसे कि देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये जिनका हम लगातार प्रयोग करते रहते, लकड़ी, कोयला, ये सब जिनका मतलब हमारे सियाने बाप दादा तक इसका यूज करते रहे, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा कर लीजिएगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन कर लीजिएगा। फिर ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? जिनको जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते तथा समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि जल हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, जल आदि। फिर अनवीकरणीय क्या होते हैं? जो प्रकृति में प्राचीन काल में से बहुत लंबी अवधि से संचित हैं और जो निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, और ये आसानी से प्राप्त नहीं होते, ये अनवीकरणीय, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि। इसको कर लीजिएगा। ये आदर्श ईंधन तो हमने बता दिए आप लोगों को, ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये आदर्श ऊर्जा, आदर्श स्रोत के गुण, वही चीज़ है कि इनके सस्ता हो, जो अभी मैंने आपको बताया ना आदर्श ईंधन के गुण, तो ये कर लीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का महत्व, इसको भी आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 143 पे है। जीवाश्म ईंधन से क्या हानि, अभी हमने पढ़ाए, तो ये कर लीजिएगा। तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस की विशेषता, इनको आप देख लीजिएगा। बायोगैस क्या होती है? इनके जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता, कोई ठोस अवशिष्ट मतलब राख नहीं बनती है, कैलोरी मान पर्याप्त होता है और नीली लौ के साथ जलती, धुआं नहीं देती। ये अच्छे हैं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोलर कुकर के लाभ। तो इससे क्या होता है? ईंधन बचता है, प्रदूषण नहीं होता है, कोई ठोस अवशिष्ट नहीं बनता है, खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है, ठीक है, आर्थिक बचत होती है, ठीक है, और खाने की जलने की संभावना नहीं रहती है। तो इनको आप लोग तैयार कर लें बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे अब हमारा जो अगला अध्याय है वो आ जाएगा, जो कि हमारा आखिरी अध्याय है। तो बच्चों आखिरी अध्याय के लिए मेरी आपको एक सलाह है स्पेशली, कि प्रश्न बैंक में जितना जो कुछ भी दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, उनको सबको पढ़ लें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव तो पूरे देखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन का क्या नाम है? तो वो क्या है बच्चों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको याद कर लीजिएगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी के तापमान या बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या? बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके कारण क्या है? पहला है औद्योगिकरण, मतलब फैक्ट्रियों के कारण, जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण, वनों का विनाश हो रहा है इसके कारण, बायो ईंधन का उपयोग हो रहा है इसके कारण, तो ये सब चीज़। फिर इसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में अंतर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। परितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो ये हैं अजैविक घटक बता देना और जैविक घटक बता देना, तो इनको पूरा तैयार कर लीजिएगा। देखो इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको आप सब पढ़ लें, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो अम्ल वर्षा क्या होती है कि वायुमंडल में जब अम्लीय गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन आदि के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ये देख लीजिएगा। फिर जैव निम्नीकरण प्रदूषक और जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारा जो अध्याय 16 है बच्चों, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो इसको आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है। अच्छा, चिपको आंदोलन किससे संबंध है बच्चों? वन के संरक्षण से, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। गंगा के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है क्या? जो आपका नदी में बहाने जाने वाला फूल मालाएँ और अर्धजलीय शव, इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये जितने इंपॉर्टेंट हैं इनको देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद मेरा एक जो वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपके रिवीजन के लिए होंगे। आप लोग ये बस देख लेना उसमें कि आपने ये प्रश्न तैयार किए हैं अथवा नहीं किए। नहीं किए तो उनको कर लीजिएगा, और अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात होगी, आपका एक प्रकार से रिवाइज हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न तो मैं दे चुका हूं, अब आपको जो वीडियो दूंगा वो 3 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का होगा, जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें, आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।